हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी स्टडी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास एट के सोशल साइंस की एक नई बुक। मैंने न्यू लॉन्गमैन विस्टास के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिए हैं। और आजकल मैं एक और प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक सीबीएसई की मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लैंडमार्क। ठीक है, उस बुक का नाम है लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेस। उस बुक का नाम है लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर के हिस्ट्री के मैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन आपके सामने करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इसके और भी हिस्ट्री के और भी मैंने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो आज जो है कि वो सब, अगर वो उन सारे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप चैनल के होम पेज पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके भी इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का, वुमन एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो है स्टेटस ऑफ इंडियन वुमन। ठीक है, तो जहाँ तक स्टेटस ऑफ इंडियन वुमन की बात है, ठीक है, स्टेटस ऑफ इंडियन वुमन की जहाँ तक बात है, तो ये जिस टाइम की बात है वो आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए उससे पहले की ये बात है। लगभग आपका 1200 से लेकर के और मॉडर्न टाइम तक लिया जाए तो ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए तो उस तक की ये कहानी आपको ये बुक बताती है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी तक की ये बात आपको बताती है। तो इसमें स्पेशली लिखा क्या हुआ है, ठीक है, स्टेटस ऑफ इंडियन वुमन क्या था कि इंडियन सोसाइटी में जो वुमन थी, जो औरतें थी, जो लड़कियां थी, उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए थे, क्या नहीं मिले हुए थे, उनका स्टेटस क्या था, उनके उनके साथ व्यवहार कैसा होता था। ठीक है, उन्हें स्कूल कॉलेज जाने दिया जाता था कि नहीं, स्कूल कॉलेज में उनका एडमिशन होता था कि नहीं, एजुकेशन उनकी कैसी थी, वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी थी। तो उस समय में जो है कि काफ़ी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी। उससे पहले शुरू में जब मुस्लिम अटैकर्स इंडिया में नहीं आए थे तो उस टाइम के पहले जो है कि लेडीज़ को हर प्रकार का अधिकार प्राप्त होता, हर प्रकार का राइट मिला हुआ था। लेकिन जब मुस्लिम अटैकर्स आए यहाँ पे तो चीज़ें बदल गई, पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गया। ठीक है, पर्दा करने लगी, बुर्का का प्रचलन हो गया। ठीक है, जो काले काले बुर्के पहने जाते हैं, यानी अपने आप को ढक के रखने की, ठीक है, चेहरा नौ दिखाने की परंपरा जो थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम जो कि जो औरतें थी, महिलाएं थीं, ठीक है, तो उन एजुकेशन के लिए उतना ज़्यादा ऑप्शन उनके पास नहीं था। घर पे ही अगर कोई पढ़ा देता था तो ठीक था। जो भी लैंग्वेज की, हिंदी थी, उर्दू थी, फ़ारसी थी, ठीक है, अरबी थी, तो घर पे ही पढ़ाई लिखाई का जिम्मा होता था। स्कूल कॉलेज उनको उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, स्कूल कॉलेज उतना उनको जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद से उस टाइम में एक और सिस्टम था, पॉलीगैमी का सिस्टम था, जिसे आप पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है कि एक जो जेंट्स थे वो कई सारी शादियां करते थे। ठीक है, और उसमें कोई रोक टोक नहीं होता था। हिंदू लोगों में भी थी, मुस्लिम लोगों में भी थी, इवन लगभग इंडिया में ही ये चीज़ें प्रचलन में थी, चल रही थी। ठीक है, और औरतों को दो दो शादियाँ, तीन शादियाँ करने की इजाज़त नहीं थी। ये केवल जो मेल थे, जो जेंट्स लोग थे, वो इस चीज़ का लाभ उठाते थे। ठीक है, जबकि ये सही नहीं था, इस चीज़ को सही नहीं कहा जा सकता, सही माना ही नहीं जा सकता। ठीक है, उनका जब मन भर गया दूसरी शादी कर ली, जब उससे मन भरा तीसरी शादी कर ली, और उसके लिए वो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं देते थे कि वो क्यों कर रहे हैं। लोग मानते थे परंपरा है, करना चाहिए, लोग कर रहे हैं। जागरूकता की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी, नहीं तो आजकल के मॉडर्न टाइम में ऐसा कोई करता नहीं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं करता है। तो उस टाइम पॉलीगैमी का सिस्टम था। तो पॉलीगैमी के सिस्टम में क्या था कि एक शादी करने के बाद छोड़ देते थे और दूसरी शादी करते थे, तो फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं था। उसका जीवन थोड़ा सा बहुत संघर्ष करके बीतता था, सुविधाएं सुख उसके लिए कम हो जाते थे। और एक चीज़ ये भी थी कि बाल विवाह का भी प्रचलन उस टाइम था, छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी। लगभग 10 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल के लड़के लड़कियों की शादियां
कर दी जाती थी, जिन्हें चाइल्ड मैरिज कहा जाता था, बाल विवाह कहा जाता था। अब उसके पीछे रीज़न जो भी रहा हो, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रचलन में थी। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद से अगर किसी लड़की का या औरत का पति मर जाता था, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसको विडो कहा जाता था, विधवा कहा जाता था, विडो उसको कहा जाता था। तो फिर उसकी दूसरी शादी करने में भी दिक्कतें होती थी। परिवार वाले उसको अलग थलग कर देते थे, सफ़ेद साड़ी, वाइट कलर की साड़ी पहनाते थे, और उसके दूसरी शादी करने को लेकर के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, ठीक है। उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था, उसे अशुभ माना जाता था, ठीक है। किसी भी शुभ काम में उसको नहीं बुलाया जाता था, ठीक है, या उसको परिवार से अलग करके रखा जाता था, ठीक है। तो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये बहुत कुछ पूछने वाला वहाँ पे नहीं था। तो मैंने आपको पॉलीगैमी के बारे में बता दिया, चाइल्ड मैरिज के बारे में बता दिया, और जो विधवाओं की जो कंडीशन थी, जो विडोज़ वुमेंस की जो कंडीशन थी, वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब ये परंपराएं क्यों आईं? क्योंकि शुरू से ये हिंदुस्तान का हिस्सा तो थी नहीं। जब आप वैदिक काल में जाएंगे, वैदिक युग में जाएंगे, मौर्यन डायनेस्टी में जाएंगे, गुप्त डायनेस्टी में जाएंगे, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी में जाएंगे, ठीक है, उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। थोड़ी बहुत रही होंगी, लेकिन इतना नहीं था। तो ये चीज़ें क्यों आई? अब आपकी बुक में ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं, जो है मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊँगा तो फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक ना। तो आइए चलिए फिर दूसरे हेडिंग पे चलते हैं। अब आपकी दूसरी हेडिंग क्या है? द वुमेन्स क्वेश्चन। तो चलिए एक्सप्लेन करने में मैं भूल गया, आपसे रिक्वेस्ट करना कि आप चैनल को विज़िट करिए, चैनल देखिए, वीडियोस को देखिए, अपने यार दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, और धीरे धीरे मैं आप इसके लैंडमार्क की जो बुक है, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, एक ही करके मैं सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा। देखिए, तो ये तो हुआ, मान लिया आपके जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे, उसके पहले की बातें सारी आपके बुक में लिखी हुई हैं। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए, जब ब्रिटेन का राज यहाँ पे आया, जब इंग्लिश गवर्नमेंट आ गई, जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट आ गई, तो धीरे धीरे यहाँ के लोग जब इंग्लिश एजुकेशन लेने लगे, इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करने लगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने लगे, तो उनको ये एहसास हुआ कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर आए, लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, जिन्होंने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया और इन चीज़ों को हटाने के बारे में सोचा। तो इन चीज़ों को हटाने को क्या कहा जाता है? सोशल रिफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशल रिफॉर्म, यानी सोसाइटी को सुधारना। और यह आसान काम नहीं था, क्योंकि सालों से जो चीज़ें चलती आई हैं, अचानक आप उनको बुरा भला कहें या अचानक कह दें कि चीज़ें गलत हैं, तो जो लोग होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं, आपका विरोध करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म होना था, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को इस बुराई के बारे में बताना। तो वही काम हुआ, पढ़े लिखे लोग सामने आए, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, अभी इसे अगले पन्ने में, अगले पेज में वो चीज़ें दी हुई हैं। तो लोग सामने आए, लोगों ने लोगों से बातें की, बुक लिखी गई, किताब लिखी गई, गाने बनाए गए, ठीक है, कहानियाँ बनाई गई, और किसी न किसी तरीके से जागरूकता फैलाने की बात जो है कि की गई। तो जब लोगों को जागरूक किया गया, लोग जाने, लोगों ने समझना शुरू किया, तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं भाई, ये बातें तो सही हैं, ये जितनी कस्टम्स हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बैड कस्टम्स हैं कंट्री में चल रही हैं, उनको तो हटना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट इंडिया में थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, उसने बहुत सारी चीज़ों को समझा, उसने एक एक करके चीज़ों को हटाना शुरू किया, ठीक है। और मेनली जो है कि 1850 के बाद, 1855 के बाद इस डायरेक्शन में ज़्यादा स्पीड से काम हुआ, बहुत स्पीड से काम हुआ, और कई सारी ऐसी कस्टम थी, प्रथाएं थी, जो हटा दी गई और जिन जिन पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कस्टम्स थी, बैड कस्टम्स थी इंडिया में, सती प्रथा, सती सिस्टम।
सती सिस्टम में क्या किया जाता था कि अगर किसी का पति मर जाता था, ये मीडियावल पीरियड में ज़्यादा प्रचलन में था। ठीक है, मीडियावल पीरियड मतलब कि आप समझ लीजिए 1100 ईयर से लेकर के और 1400 या 1500 ईयर तक की बात अगर कर लें आप, 1600 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मीडिवल और मॉडर्न। तो मीडिवल का जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम है, वो लिया जाता है 1000 या 1100 से 1500 या 1600 तक लिया जाता है। और 1600 से आज तक का जो टाइम है 2022 को, ये जब आगे जो भी चलता रहेगा उसको मॉडर्न कहा जाएगा। ठीक है, तो मिडिवल सिस्टम में ये एक कस्टम था आपका सती। इसमें क्या किया जाता था कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था, उसका हस्बैंड मर जाता था, तो उसको भी उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है, तो उसको भी जो है कि उसके पति के साथ उसी चिता में जला दिया जाता था। ठीक है, ताकि दोनों एक रहें, दोनों साथ स्वर्ग जाएं। अब जो भी वॉट एवर रीज़न रहा हो, उस टाइम तो मैं था नहीं कि मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होती थी। तो जब ऐसी चीज़ें होती थी, लोगों का ये भी मानना था कि दोनों को साथ ही स्वर्ग मिल जाएगा, दोनों स्वर्ग में भी साथ रहेंगे, हेवन में भी साथ रहेंगे। इस प्रकार की वो लोग लॉजिक देते थे। अब कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही था, इस प्रकार की लॉजिक वो देते थे। और ये सती सिस्टम जो था वो लगभग आपका कंटिन्यू था। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी तो नहीं थी। तो एक सोशल रिफॉर्मर आए, ठीक है, एक पर्सन आए जिनको कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, राजा राम मोहन रॉय। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुल करके इस बारे में बात करनी शुरू की। इनको जो है कि मॉडर्न इंडियन रिफॉर्मर कहा जाता है, समाज सुधारक का अग्रदूत कहा जाता है, मोस्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो जो सती सिस्टम था, ठीक है, उसको हटाने में भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लोगों को जागरूक किया, इंग्लिश ऑफिसर से बात की, ब्रिटिश ऑफिसरों से बात की और कानून पास करवाया, इसको लॉ बनवा दिया। क्योंकि जब लॉ हो जाता है तो आप सभी उसको मानेंगे। क्योंकि लॉ का जब आप विरोध करेंगे, जब लॉ को अपने हाथ में लेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलती है, आपको जेल वगैरह भी होती है। तो इस डर से लोगों ने धीरे धीरे सती प्रथा को हटाया, सती प्रथा को मानना ख़त्म किया। अब राजा राम मोहन राय के बारे में क्या यहाँ दिया हुआ है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है। रेनेसां का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है, रेनेसां का मतलब होता है समाज सुधारक, या आप इसको कह सकते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, री इन्वाइटमेंट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को फिर से, मतलब समाज को जगाना, समाज को सुधारना। ठीक है, तो इनका जन्म जो है कि बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ठीक है, और ये जो है कि इनकी एजुकेशन बाहर हुई। प्राइमरी एजुकेशन तो इनकी बंगाल में ही हुई, उसके बाद से ये हायर एजुकेशन के लिए चले गए लंदन, और लंदन में इनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हुई। ठीक है, तो जब वहाँ से पढ़ लिख करके इंडिया में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कस्टम्स जो हैं, बैड कस्टम्स चल रही हैं। सती प्रथा थी उनमें, विडोज़ की दोबारा शादियाँ नहीं की जाती थी, गर्ल्स को पढ़ा लिखाने नहीं जाता था, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के उनका मन बड़ा दुखी हुआ और उन्होंने सोचा कि इनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो उन्होंने एक जर्नल, मतलब एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया, कौमुदी संबंध कौमुदी। तो उस न्यूज़पेपर के माध्यम से उस, और भी कई की न्यूज़पेपर या मैगजीन्स थे जिनमें लिखा करते थे, लिख लिख करके लोगों को जागरूक किया करते थे। जब लोग पढ़ते थे तो उस पर सोच विचार करते थे, बातें लोगों के समझ में आती थी, तो लोग जागरूक होते थे। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से, इनके एफर्ट से 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय के इंडिया के लॉर्ड थे, ब्रिटेन वाले यहाँ पे राज कर रहे थे, उन्हीं का गवर्नमेंट था, तो उनको लॉर्ड कहा जाता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में एक नियम पारित किया। ठीक है, वो गवर्नर जनरल उस टाइम इंडिया के थे, उस टाइम के वो गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने एक जो है कि लॉ बनाया, लॉ जो है कि पारित करा दिया, और 1829 में कानून बना करके, ठीक है, सती सिस्टम को इलीगल बना दिया गया कि जो भी सती सिस्टम का पालन करेगा उसे जेल हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे इसे ही सती सिस्टम यहाँ से धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। तो सती सिस्टम को हटाने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा।
उसके बाद से एक और समस्या थी जो मैंने आपको सबसे पहले गिनवाई कि जो जिस औरत के या जिस लड़की के हस्बैंड मर जाते थे, वो विडो हो जाती थी, विधवा उनको कहा जाता था, उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी। मान लीजिए 40-45 की एज में अगर किसी का हस्बैंड मरता है तो नेचुरली तो उसकी दोबारा शादी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई 18 ईयर की, 20 ईयर की, 22-25 ईयर की लड़की हो, उसका हस्बैंड अगर मर जाए तो उसके सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो नेचुरली और नियम भी कहता है और नॉर्मली तो यही होना चाहिए कि भाई उसकी दोबारा शादी कर दी जाए, क्योंकि अभी उसको बहुत लंबा जीवन जीना है, बहुत लंबी लाइफ उसकी जीनी है। लेकिन उस ज़माने में अगर 18 ईयर, 17 ईयर, 20 ईयर, 21 ईयर में भी अगर किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी दोबारा शादी लोग होने नहीं देते थे। ठीक है, जिससे उनको काफ़ी समस्या होती थी, वो अपनी लाइफ सही से जी नहीं पाती थी। और परिवार वाले जो थे, ठीक है, लड़के की अगर सपोज़ कर लीजिए कि वो इनका अगर हस्बैंड मर गया तो परिवार वाले समझते थे कि ये जो कि अशुभ है, ठीक है, ये मनहूस है, इसको बाहर ही रखते थे और ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रखते थे। तो उनके रहने खाने पीने की असुविधा होने लगी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था। तो इसके लिए भी जो है कि चीज़ें कैंपेन चलाया गया, इन लोगों ने काम किया, लिखा। ठीक है, और इसमें एक जो आपकी पंडिता रामाबाई थी, जिनका फिगर आप राइट कॉर्नर में देख रहे होंगे, राइट साइड में देख रहे होंगे, पंडिता रामाबाई। तो इन्होंने वुमेन्स राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को जागरूक किया। वो खुद भी एक पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, पढ़ी लिखी महिला थी वो, उन्होंने सारी चीज़ें की। और इसमें जो है कि राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जितने नाम मैंने लिए, सभी लोगों ने विधवाओं की दोबारा शादी हो, दोबारा मैरिज हो, इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, इस चीज़ के लिए वो उन्होंने अपना अपना सपोर्ट दिया। तो इन सब के कंबाइन एफर्ट से, सबके मिले जुले प्रयास से वो दिन भी आया जब विधवाओं की दोबारा शादी होने लगी और नियम बना दिया गया, इनकरेज किया गया। तो धीरे धीरे ये समस्या भी आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले पेज पे और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में दिया हुआ है। तो विधवा की दोबारा शादी कराने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। पंडिता रामाबाई का भी रोल था, ठीक है, और बाकी लोगों का भी रोल था। लेकिन इन्होंने आगे बढ़कर एक एग्ज़ाम्पल पेश किया था, एक एग्ज़ाम्पल दिया था। इन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कराई थी, ठीक है, एक विडो से कराई थी। इसलिए इनका जो है कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा माना जाता है। इन्होंने दूसरों को समझाया नहीं, खुद अपने प्रैक्टिकल किया, ठीक है, अपने ऊपर लागू किया। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए और खुद अपने पीते हैं, दिन रात पीते हैं। तो ये केवल भाषण देने वालों में से नहीं थे, इन्होंने उस चीज़ को अपनाया भी और इन्होंने उसी चीज़ को जो है कि समझा भी। तो 1856 में इनके प्रयास से, इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों को जागरूक किया, घूमे फिरे, लोगों को समझाया, न्यूज़पेपर निकाला, उसमें आर्टिकल लिखा, कहानियाँ लिखी, मैगजीन्स में लिखा। ठीक है, तो इन सब की इतना पापड़ बेलने के बाद क्या हुआ कि 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट बना, कानून बन गया कि विधवाओं की शादी अब हो सकती है और ये इलीगल नहीं है, इलीगल है। ठीक है, उसके बाद से, ठीक है, जस्टिस राणा डे, कंदुकुरी वीरसालिंगम और बहरामजी मालाबारी और ज्योतिबा फुले, जितने नाम मैंने लिए आपको, जस्टिस राणा डे, कंदुकुरी वीरसालिंगम और बेहरामजी मालाबारी और ज्योतिबा फुले, इन लोगों का भी योगदान रहा विधवाओं की दोबारा शादियाँ कराने में, ठीक है, उनको हौसला देने में, ठीक है, और उनके जीवन को सही करने में। हाँ, सबसे मेन योगदान आपका किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था। उसके बाद जो तीसरी समस्या थी चाइल्ड मैरिज की, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 11 ईयर्स की गर्ल्स बॉय की शादियाँ कर दी जाती थी, मैरिज कर दिया जाता था। कम उम्र में शादी होती थी तो उसे नुकसान उठाना पड़ता था, गर्ल्स को भी नुकसान होता था, बॉयज़ को भी नुकसान होता था, क्योंकि वो फिज़िकली उतने डेवलप होते नहीं थे। ठीक है, फिज़िकली अनडेवलप होते थे तो
कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आती थी, कई सारी समस्याएं पैदा होती थी। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है कि सोसाइटी में लोगों के बीच ये लोग गए, लोगों ने समझाया। ठीक है, और बहराम जी मालाबारी जो थे, ये एक पारसी जो है कि रिफॉर्मर थे, पारसी धर्म के थे। ठीक है, इन्होंने इस एरिया में इस डायरेक्शन में ज़्यादा काम किया। और बाकी जितने अभी मैंने पीछे नाम लिए, जितने रिफॉर्मर, जिन महान लोगों को मैंने नाम लिए, ग्रेट पर्सनालिटी के मैंने नाम लिए, उन सब का भी इसमें योगदान था। ठीक है, तो इन लोगों के प्रयास ये किया गया कि अगर लोग नहीं मानते हैं, लोग अगर चाइल्ड मैरिज कर ही रहे हैं, कम उम्र में शादियाँ करा ही रहे हैं, तो एक काम किया जाए कि एज जो है कि फ़िक्स कर दी जाए कि इसके नीचे आप शादी नहीं कर सकते। तो 1927 में, ठीक है, ये एक लॉ बना कि 12 ईयर्स के नीचे अगर लड़की है तो उसकी शादी आप नहीं कर सकते। ठीक है, राय साहिब हरिविलास शारदा, ये एक सज्जन थे, एक पर्सन थे। ठीक है, इनके नाम पे शारदा एक्ट बना, हिंदू चाइल्ड मैरिज बिल पास हुआ, और उसको बाद में शारदा एक्ट के नाम से डेवलप हुआ। ठीक है, तो उसमें ये रूल बना, ये नियम बना कि 8 ईयर्स 10 ईयर्स पे आप शादी नहीं कर सकते, कम से कम 12 ईयर्स की लड़की हो तो उसकी शादी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत बहस भी हुई थी, बहुत से डिस्कस भी हुआ था, डिबेट भी हुआ था। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने इसमें बहस किया, और बाकी जो लोग इंडियन लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया कि ऐसा कैसे हो जाएगा, 8 ईयर्स में शादी करने में क्या समस्या है, 10 ईयर्स में शादी करने में क्या समस्या है। तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारी चीज़ें का सामना किया गया, ये चीज़ें आई। और 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया। ठीक है, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये असली वाला शारदा एक्ट था। ठीक है, मतलब इसके पीछे वाला भी नकली नहीं था। वो शारदा एक्ट उसको नहीं कहते थे, इसी को शारदा एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो शारदा एक्ट जब बना 1929 में, तो उसमें गर्ल्स की शादी की जो उम्र थी, एज थी, वो 14 ईयर्स कर दी गई। 14 ईयर्स यानी 14, 14 साल कर दी गई। और जो बॉयज़ की एज थी वो 18 ईयर्स की गई। बाद में उसको बढ़ा करके मॉडर्न टाइम में कितना एज है, गर्ल्स के लिए 18 है, बॉयज़ के लिए 21 है। ठीक है, लेकिन उस टाइम यही थी और ये फिक्स किया गया। तो अब कहाँ जो है कि 10 ईयर्स 8 ईयर्स में शादियाँ होती थी और कहाँ 14 ईयर्स में होती थी। तो बहुत बड़ा ये रिलीफ मिला, बहुत बड़ा ये रिलीफ मिला। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अगले पेज पे। ठीक है, जिसमें वुमेन्स एजुकेशन है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोका जाए और इसका एक सेकेंड पार्ट मैं बनाऊँगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसी रही ये भी बताइएगा, और आपके स्कूल में ये बुक चलती है कि नहीं चलती है ये भी आप हमें बताएंगे, और किस शहर से आप हमें देख रहे हैं ये भी आप हमें बताएंगे। अगर आपके स्कूल में ये बुक नहीं चलती है, ठीक है, लैंडमार्क की बुक नहीं चलती है, कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक चलती है, जैसे रत्ना सागर हो गया, ठीक है, प्राची एजुकेशन का हो गया, ऑक्सफोर्ड का हो गया, ठीक है, बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक हैं। आप तो जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के स्कूलों में हर साल बुक चेंज होती है। हर साल बुक चेंज होती है कि नहीं? हर साल बुक चेंज होती है, नई नई बुकें आ जाती हैं, नए नए बुक्स आ जाते हैं। जो इस साल चल रहा है वो अगले साल नहीं चलता है। ठीक है, मोस्टली स्कूलों में ऐसा होता है। तो जिस भी पब्लिकेशन की बुक, जो भी बुक आपके स्कूल में रन कर रही है, जो भी आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है, ठीक है, एक ईमेल मैं दे दूंगा आपने कमेंट बॉक्स में। उस ईमेल पे आप उस चैप्टर का पीडीएफ बना करके फ़ोटो खींच लीजिएगा, पीडीएफ कन्वर्टर से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसी ईमेल पे भेज दीजिएगा। मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने इस वीडियो की 2-3 बार रिक्वेस्ट किया मुझसे कि सर ये इस वीडियो का इस चैप्टर का वीडियो बना दीजिए। हालांकि मैंने इसके शुरुआती चैप्टर 1, 2, 3 के मैंने वीडियोस बनाए हैं और मैं चैप्टर नंबर 4, 5 का वीडियोस की तैयारी कर रहा था, लेकिन इन्होंने तो रिक्वेस्ट मुझसे ज़्यादा किया, तो मैंने कहा लगा कि हो सकता है उनका एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो या जो भी हो, तो मैंने इनकी मदद की और देखिए इनकी इच्छा मैंने पूरी कर दी। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग इससे सेकंड पार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर आप ज़रूर करिएगा।